नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए जीके की हमारी सीरीज चल रही है और यह उसका 5वां पार्ट है। इससे पहले के 5 पार्ट में हमने करंट अफेयर, ज्योग्राफी और पॉलिटी के कुछ पार्ट्स पर डिस्कशन किया। पिछले 2 वीडियोज में हमने पॉलिटी पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और कैग से बनने वाले प्रश्नों पर विस्तृत रूप करी है। यदि किसी ने मेरे वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के उपरांत उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या ऊपर आई बटन पर भी आप इसका लिंक चेक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने के उपरांत भी आप मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं आज का सेशन प्रारंभ करूं दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद में शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या उपराष्ट्रपति? बात करें दोस्तों संसद की तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा से मिलकर बनती है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं उसके बाद ही वह विधेयक अधिनियम बनता है, जबकि उपराष्ट्रपति संसद में शामिल नहीं है। जबकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसके बावजूद उपराष्ट्रपति को संसद में शामिल नहीं माना जाता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति संसद में शामिल नहीं है। बात करें कि संसद की पहली बैठक कब हुई थी तो 1951 और 52, यानी 1951 के अंत में और 1952 के प्रारंभ में पहली लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शनों का परिणाम आया था और परिणाम आने के बाद मई में लोकसभा गठित हुई और 13 मई 1952 को पहली बार लोकसभा की बैठक हुई, या हम कह सकते हैं संसद की पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 250, 245, 552 या 550? बात करें राज्यसभा की सदस्य संख्या तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, वहीं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बात करें इन 238 की तो इसमें से 234 तो राज्यों द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि 4 दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं से निर्वाचित होते हैं, जिसमें से 3 आते हैं दिल्ली से और 1 आता है पुडुचेरी से। लेकिन यह अधिकतम सदस्य संख्या की बात है। यदि बात करें वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान यदि आपसे पूछेगा तब उत्तर 245 हो जाएगा और यदि अधिकतम पूछेगा तो उत्तर 250 हो जाएगा। अधिकतम निर्वाचित पूछेंगे तो 238, मनोनीत पूछेगा तो 12, राज्यों से पूछेगा तो 234, केंद्र शासित प्रदेश से 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उच्च कार्य करते हैं। उनमें से कुछ को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। एक बार में राज्यसभा में कुल 12 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा बनने हेतु अर्हता के संबंध में, यानी योग्यताओं के संबंध में असत्य कथन छांटना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास 3 योग्यताएं होनी चाहिए। वास्तव में योग्यताएं तो 2 ही हैं, एक तो उसमें से शर्त है, पर फिर भी उसे क्योंकि योग्यता के सेक्शन में दिया हुआ है, योग्यता के आर्टिकल में दिया हुआ है, इसलिए हम उसे योग्यता मान लेते हैं। इसमें से पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होगा तभी वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है और उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी राज्यसभा का, राष्ट्रपति का
चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए थी वो 35 वर्ष थी दोस्तों। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष थी, जबकि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वह 30 वर्ष है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वह 25 वर्ष है। यानी आपको ये सभी की न्यूनतम आयु पता होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है। वहीं विधान परिषद का यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं तो जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष है। विधान परिषद और न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। वोट डालने के लिए यानी मतदान करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है, जबकि यदि आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, नगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी जो पंचायत सिस्टम है, नगर पालिका सिस्टम है, उसका आप चुनाव, स्थानीय निकाय कह सकते हैं, उनका चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आपको इसी तरीके से सभी न्यूनतम आयु पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष है। चुनाव लड़ने से पहले अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप दिया गया है, उसके अनुसार दोस्तों शपथ लेनी पड़ती है। यानी चुनाव लड़ने से पहले भी शपथ लेनी पड़ती है, और जीतने के बाद तो आप शपथ लेंगे, वह तो सत्य है ही। तो ये कई बार लोगों को नहीं पता होता कि जब भी आप सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी होती है। चौथी कंडीशन दी है, जिस राज्य से चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य का निवासी होना चाहिए। देखिए पूर्व में तो यह आवश्यक था कि जिस राज्य से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य का निवासी होना आपको चाहिए, पर वर्तमान कंडीशन यह है कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, चाहे भारत के किसी भी कोने का हो। उत्तर प्रदेश का वोटर आईडी कार्ड है और लड़ रहे हैं आप इलेक्शन राज्यसभा के लिए गुजरात में, कहीं कोई समस्या नहीं है। यानी जिस राज्य से चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य का निवासी होना आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो वर्तमान में यही योग्यता नहीं है, हालांकि 2002 से पहले यह योग्यता थी। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन किस सूची में किया गया है? अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4 या अनुसूची 11? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुल 12 अनुसूची हैं, जिसमें से अगर प्रारंभिक 4 अनुसूचियों की अभी हम बात करें हाल फिलहाल में, तो अनुसूची 1 में राज्यों के नाम दिए हुए हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि अनुसूची 2 में बात करें तो संवैधानिक अधिकारियों के वेतन लिखे हुए हैं। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, लोकसभा अध्यक्ष को कितना वेतन मिलेगा, मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा, ये सारी बातें सभी चर्चा की गई हैं अनुसूची 2 में। बात करें अनुसूची 3 की, तो अनुसूची 3 में शपथ के प्रारूप दिए हुए हैं, शपथ के प्रारूप दिए हुए हैं, जबकि अनुसूची 4 में राज्यसभा के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची के तहत किया गया है? तो अनुसूची 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली से कितने राज्यसभा सदस्य आते हैं? राज्यसभा के लिए अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, जिसमें से निर्वाचित सदस्य होते हैं 238, जबकि मनोनीत सदस्य होते हैं 12, वर्तमान में 245 हैं। इन 238 में से 234 निर्वाचित होते हैं राज्यों से और 4 हैं दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा से, जिसमें दिल्ली से आते हैं 3 और पुडुचेरी से आता है 1 सदस्य। यानी पुडुचेरी से राज्यसभा में 1 सदस्य और दिल्ली में 3 सदस्य आते हैं। आपसे पुडुचेरी पूछेगा तो 1 उत्तर हो जाएगा, दिल्ली पूछा है तो 3 उत्तर होगा। सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, सर्वाधिक यूपी से आते हैं। कुल 31 राज्यसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं दोस्तों। लोकसभा के भी सर्वाधिक आते हैं उत्तर प्रदेश से, 80 आते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को नामित कर सकता है? देखिए, पूर्व में तो संवैधानिक स्थिति ये थी कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वह 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था, पर वर्तमान में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, यानी अब राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को नामित नहीं करते, यानी इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पूरे डिटेल में हमने आयु को पढ़ा है। मतदान करने के लिए 18 वर्ष, स्थानीय निकाय के लिए 21 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35, राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25, विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30। यहां आपसे लोकसभा का पूछा जा रहा है तो उत्तर हो जाएगा 25। तो आपको देखना है कि आपसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, उसी के हिसाब से आपको अपना उत्तर देना होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? गणपूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कोरम। कोरम मतलब वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसकी उपस्थिति के उपरांत ही मीटिंग प्रारंभ की जा सकती है। यह आपसे पूछा जा रहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो गणपूर्ति है वो 1/10 है, यानी 10% सदस्य यदि मौजूद है अपनी सदस्य संख्या का, तब तो मीटिंग प्रारंभ होगी, तब तो सेशन प्रारंभ होगा, तब तो बैठक प्रारंभ होगी, या कह सकते हैं कि उसके उपरांत ही अधिवेशन प्रारंभ होगा, उससे पहले नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी है? तो 1/10 या 10%। बात करते हैं राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करते हैं, फिल्म अभिनेत्रियों को भी कई बार नामित किया गया है। पहली फिल्म अभिनेत्री अगर आपसे पूछी जाए तो पहली फिल्म अभिनेत्री हो जाएगी नरगिस दत्त। संजय दत्त की माता, सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। कौन सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? एक मिनट दोस्तों, इसमें जो मैंने प्रश्न था, ठीक है 245 है ना, ठीक है। मुझे लगा था कहीं मैंने 545 तो नहीं करा दिया वहां पे। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या पूछी जाएगी तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, जबकि अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। पहले 52 थी दोस्तों जब आंग्ल भारतीयों को नामित कर सकते थे राष्ट्रपति, पर वर्तमान में आंग्ल भारतीयों को नामित राष्ट्रपति नहीं करते, तो अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो गई, जबकि वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545, यानी 550 हो सकती है पर वर्तमान में 545 है। क्यों? क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर के लिए हमने कुछ सीट नाम मात्र के लिए खाली रखी हुई हैं। तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 545। लोकसभा का आम चुनाव हुआ था 1952 में, 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें असम में नहीं है दोस्तों, बल्कि उत्तर प्रदेश से आती हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कुल कितनी आती हैं? तो 80 आती हैं, जबकि सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, कुल 31। तो उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक लोकसभा सीट, जो कि यहां दे रखा है असम, जबकि सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा नहीं, आप संसद ही कह लीजिए, संसद के सत्र को आहूत
चाहे आहूत करने की यानी मीटिंग बुलाने की बात हो रही हो या सत्र समाप्त करने की, अवसान करने की बात हो रही हो, ये दोनों ही कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। यानी संसद के सत्र को आहूत भी राष्ट्रपति करते हैं, अवसान भी उसका राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता? संसद के सत्र को आहूत करना, अभी अभी हमने पढ़ा कि संसद के सत्र का आहूत और अवसान दोनों ही राष्ट्रपति करते हैं, यानी संसद के सत्र का अवसान भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भी राष्ट्रपति भंग करते हैं, जबकि सदन का स्थगन करना यह कार्य राष्ट्रपति का नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का है। लोकसभा के अध्यक्ष का है। अब ये अवसान और स्थगन में क्या अंतर है दोस्तों? अवसान का मतलब जब सत्र को समाप्त कर दिया जाता है, जैसे कि बजट सत्र सपोज मार्च अप्रैल तक चला, उसके बाद सत्र समाप्त हो गया, अब ये बजट सत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया, अब मिलेंगे दोबारा से मानसून सत्र में अगस्त में। तो इसको सत्र का अवसान करना कहते हैं और यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन सदन चल रहा है, चलते चलते अचानक से कुछ सांसद उग्र हो गए, तो कुछ समय के लिए सदन को रोकना सदन का स्थगन कहलाता है। या 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, 3 दिन के लिए हो सकता है। सत्र तो चालू है पर स्थगित कर दिया गया है, इसे कहते हैं स्थगन। और सत्र के स्थगन का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। मतलब लोकसभा में बात हो रही है तो लोकसभा, और राज्यसभा में बात हो रही है तो राज्यसभा, सदन कर लीजिए, सदन के अध्यक्ष को है। कंफ्यूज हो जाएंगे आप, आपको लगेगा कि लोकसभा का भी राज्यसभा के भी लोकसभा के अध्यक्ष को, इसलिए आप यहां पे लिखिए सदन के अध्यक्ष। जिस भी सदन की बात हो रही है उस सदन के अध्यक्ष को उस सदन को स्थगन करने का अधिकार है। तो सदन का स्थगन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। बात करें लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा में अभी तक 2 महिला अध्यक्ष रही हैं। पहली हैं मीरा कुमारी और दूसरी हैं सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं लोकसभा की? तो वो है मीरा कुमार। चलिए, शून्यकाल क्या है? जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, आराम का समय, या अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, या लोकसभा में भोजन किया जाता है। तो देखिए, लोकसभा सदन का सत्र जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल, प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रश्नकालों में और संबंधित मंत्री उन प्रश्नों का उत्तर देता है। यह 11 से 12 का समय होता है और उसके बाद प्रारंभ होता है शून्यकाल। शून्यकाल में जो भी अति महत्वपूर्ण मामले होते हैं उन मामलों पर विचार किया जाता है अगले 1 घंटे तक। तो शून्यकाल क्या होता है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। देखिए, गरीबी और भाषा के नाम पर तो नहीं की जा सकती, या तो जनसंख्या के आधार पर की गई होगी या क्षेत्रफल के। यदि क्षेत्रफल के आधार पर की जाती तो राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक होती, क्योंकि राज्यसभा का क्षेत्रफल राजस्थान की सीटें सर्वाधिक होती, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा है। पर ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक सीटें मिली हुई हैं। इसका तात्पर्य है कि जनसंख्या आधार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या तो किसी न किसी जनगणना से निकाली गई होगी, तो कौन सी जनगणना है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर ही, यानी न 1981 की, न 91 की, न 1 की, न 11 की, 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं। और यह 1971 की जनगणना कब तक चलेगी? 2026 तक। 2026 के बाद या तो आपको लिखना पड़ेगा कि 2031 तक, 2032 तक 1971 की जनगणना चलेगी, या फिर आपको 26 के बाद बताना पड़ेगा कि आप किस जनगणना के आधार पर जनसंख्या का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों,
तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी जनसंख्या के आधार पर ही सीटें आवंटित होती हैं। राज्यसभा में भी जनसंख्या के आधार पर ही सीटें आवंटित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसके द्वारा राज्यसभा को भंग किया जाता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता, ये भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं और इसी आधार पर पता लगता है कि एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, क्योंकि रोटेशन के हिसाब से चलता है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर हो गए, उसके बाद फिर 1/3 सदस्य रिटायर हो गए और फिर 1/3, तो 6 वर्ष में हर सदस्य कभी ना कभी रिटायर हो जाता है। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसे किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न पर चर्चा करें, तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाएगा? ध्यान रखिएगा, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा द्वारा जब वह विधेयक पारित होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास ज्यादा अधिकार नहीं है। एक तो वो इसमें कुछ संशोधन नहीं कर सकता, 14 दिन के अंदर या तो उसे यह विधेयक पारित करना होगा या अपने सुझाव लिख के उसे लोकसभा में भेजने होंगे। यदि वह 14 दिन के अंदर पारित नहीं करता है तो इसे पारित मान लिया जाता है। अपने सुझाव ये लोकसभा के पास भेजेगा, लोकसभा की मर्जी सुझावों को माने या न माने, न मानेंगी तो एज इट इज पारित हो जाएगा। तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कुछ खास शक्तियां नहीं है, उसे 14 दिन तक ही विधेयक पर चर्चा करने का अधिकार है। 14 दिन के अंदर उसे इस विधेयक को पारित करना ही होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? तो देखिए, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि 1 सत्र होना चाहिए, 2 सत्र होना चाहिए, 3 सत्र होना चाहिए या 4 सत्र। संविधान में जो लिखा है वो ये है कि संसद के 2 सत्रों में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हर 6 महीने पर आपको बैठक करनी होगी। तो 6 महीने के अंदर आपको बैठक करनी होगी, तो वर्ष में 2 बार तो आपको कम से कम बैठक करनी ही होगी। हालांकि अभी वर्तमान में भारत में परंपरागत रूप से 3 बार बैठक होती है, जिसे हम बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र के नाम से जानते हैं। पर संवैधानिक स्थिति यह है कि आपको कम से कम 2 सत्र तो एक बार में करने ही होंगे और किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन प्रथम लोकसभा जनजातीय अध्यक्ष थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा जनजातीय अध्यक्ष थे पीए संगमा जी। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में वोट नहीं डालता। जब भी किसी विषय पर मतदान होता है वो वोट नहीं डालता। जब तक वोट नहीं डालता जब तक कि जो मत डाले गए हैं वो मत बराबर न हो। यदि मत बराबर हो जाए यानी कि टाई हो जाए, ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को अपना मत देना होता है और जिस ओर लोकसभा का अध्यक्ष मत देता है वह पक्ष विजयी हो जाता है। तो वोट बराबर होने के नाते जब टाई हो तभी लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लाया गया था जीवी मावलंकर के विरुद्ध ही, यानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।
अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। इसी प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा और यदि उपाध्यक्ष भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वह इस्तीफा अध्यक्ष को देगा। इसी प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष भी अपना इस्तीफा विधानसभा के उपाध्यक्ष को ही देते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, पर 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा भंग की जा सकती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। पर राष्ट्रपति अपनी इच्छा से लोकसभा को भंग नहीं कर सकता, वह लोकसभा को जब ही भंग करेगा जब मंत्री परिषद ने ऐसी अनुशंसा की हो, ऐसी सलाह दी हो। ऐसी स्थिति में ही लोकसभा को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। बात करें राज्यसभा के अध्यक्ष की, तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहां पर पदेन अध्यक्ष लिखा गया है पर एक्चुअल वर्ड होता है पदेन सभापति। पर एग्जाम में यदि पदेन अध्यक्ष भी लिखा जाए तब भी आप उत्तर देंगे उपराष्ट्रपति। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो देखिए राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो एकमात्र सदन जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता हो जाएगा राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आपको सही कथन बताना है दोस्तों। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं किया जाता। इसके सदस्यों का राज्यों में प्रादेशिक क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किया जाता बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों को। राज्यसभा किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है? बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जबकि भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, यह बात गलत है। महान्यायवादी लोकसभा में भी बोल सकते हैं, राज्यसभा में भी बोल सकते हैं और लोकसभा और राज्यसभा की समिति में भी भाग ले सकते हैं। संसद की किसी समिति में भी भाग ले सकते हैं। तो राज्यसभा में बोलने का अधिकार तो है, हालांकि मतदान करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, आपसे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा एक कथन सही है? एक मिनट दोस्तों, इसको जरा इरेज करें पहले। कौन सा एक कथन सही है पूछा जा रहा है ना, तो सही है तो ये उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, आधे सदस्य 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, आधे सदस्य 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, या इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता दोस्तों, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। यह कथन सत्य हो जाएगा, यानी 6 वर्ष में पूरी राज्यसभा रिन्यू हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा के राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राज्यों की विधानसभा मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। जिस भी राज्य से खड़ा हो रहा है वो सदस्य, उस राज्य की विधानसभा ही उसे राज्यसभा में चुनकर भेजेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? तो शून्यकाल की अवधि 1 घंटा होती है।
किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब पारित किया जाता है? ध्यान रखिएगा, कोई भी मंत्री यदि मामलों के तथ्यों को छुपा ले, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ तथ्यों को अपने पास छुपा ले, या फिर तथ्यों को एज इट इज न बता करके उसका बिगड़ा हुआ रूप प्रकट कर दे, ऐसी स्थिति में उस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कब उठाया जाता है? जब किसी मामलों के तथ्यों को रोकता है वह मंत्री या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन करता है। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। देखिए, कोई सदस्य संसद में बोल रहा है और संसद में उस सदन का अध्यक्ष बोले कि आप बैठ जाओ, अब आपने बहुत बोल लिया, अब आप दूसरे को बोलने का मौका दो, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? ऐसी घटना को लीगल टर्म में ही कहते हैं बैठ जाना, बैठ जाना। अगला प्रश्न है, कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ध्यान रखना, संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है? तो संयुक्त बैठक को आहूत करते हैं भारत के राष्ट्रपति। उसका संसद का बैठकों को भी आहूत करते हैं राष्ट्रपति और संसद का अवसान भी करते हैं राष्ट्रपति, जबकि संयुक्त बैठक को अभी राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जिसे हम स्पीकर के नाम से जानते हैं, वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। पर यदि लोकसभा का अध्यक्ष मौजूद ही नहीं है तब कौन करेगा? ऐसी स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। पर ना अध्यक्ष मौजूद है ना ही उपाध्यक्ष मौजूद है, तब कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते, उपसभापति करेंगे। यानी सबसे पहले तो संयुक्त बैठक जब भी होगी तो लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। उपराष्ट्रपति जो कि पदेन सभापति कहलाते हैं, वह कभी भी संयुक्त बैठक जो हो रही है उसकी अध्यक्षता नहीं करते। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसद राज्य सूची के विषयों के संबंध में भी कानून बना सकती है। देखिए, 3 प्रकार की सूची दी होती है। केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में तो केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है, जबकि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। यानी केंद्र सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। पर राज्य सूची में केंद्र सरकार को यदि कानून बनाना है, केंद्र को, संसद को यदि कानून बनाना है तो वह कब बना सकती है? वो जब ही बना सकती है जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। जी हां, राज्यसभा, विधानसभा के नहीं, राज्यसभा के सदस्य अध्यक्ष या राज्यसभा कोई ऐसा संकल्प पारित कर दे कि अब राज्य सूची के विषयों में भी कानून बनाना अनिवार्य हो गया है केंद्र द्वारा। ऐसी स्थिति में ही केंद्र राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकती है। ठीक है, केंद्र सूची में तो सीधे सीधे बना लेगी, समवर्ती सूची में भी उसे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बनाएगी? जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। चलिए अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? देखिए, जब भी किसी विधेयक पर टकराव होता है लोकसभा और राज्यसभा के मध्य, तब ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक,
संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक, इन दोनों ही मामलों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। यानी संविधान संशोधन विधेयक को अगर कोई एक सदन पारित करने से इनकार कर दे तब भी संयुक्त बैठक नहीं होगी, और धन विधेयक के केस में भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। संयुक्त बैठक कब होती है? जब साधारण विधेयक पर टकराव की स्थिति जन्म ले ले, ऐसी स्थिति मात्र में ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो संचित निधि पर नियंत्रण होता है संसद का। यदि संचित निधि से आप धन निकालना चाहते हैं तो आपको संसद की परमिशन लेनी होगी। यहां ऑप्शन में संस्कृत है नहीं, संसद है नहीं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, संचित निधि से यदि धन निकालना चाहती है सरकार तो उसे संसद की अनुमति लेनी होगी। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 माह का होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? यदि आप भारत की संचित निधि से निधि निकालना चाहते हो तो भारत की संसद का अनुमोदन लगेगा। दोस्तों, भारत की संसद के अनुमोदन के बिना भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता, नॉट अ सिंगल पेनी। अगला प्रश्न है, आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? देखिए, संचित निधि पर अधिकार होता है संसद का, जबकि आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। उसकी जैसे मर्जी हो वैसे वह समाप्त करे, उसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। संसद की स्वीकृति से पूर्व ही वह धन खर्च कर सकता है आकस्मिक निधि से। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है? बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? बिल्कुल नहीं। बल्कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा आपस में से किसी एक को चुन लिया जाता है। तो इसमें से कोई भी उत्तर नहीं है, उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी कर उसे संसद में पेश कराने के लिए उत्तरदायी है? तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक कार्य विभाग का काम होता है कि वह संघीय बजट तैयार करके उसे संसद में रखवाए। तो आर्थिक कार्य विभाग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? संसद की संयुक्त बैठक में जब भी कोई विधेयक आता है तो वह साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। उसके लिए किसी भी प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो अध्यक्ष नहीं डाल सकता। अध्यक्ष केवल कब वोट डालता है? जब मत बराबर हो जाए या टाई हो जाए। तो लोकसभा का अध्यक्ष पहले चरण में वोट नहीं डाल सकता, बल्कि वोट ही नहीं डाल पाएगा जब तक कि टाई ना हो। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो कैग के द्वारा कोई प्रतिवेदन तैयार कराया जाता है। कैग उस प्रतिवेदन को सर्वप्रथम राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद में रखवाती है और संसद के बाद वह लोक लेखा समिति के पास जाता है। लोक लेखा समिति में कैग भी उपस्थित होते हैं और लोक लेखा समिति के उपरांत लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट पुनः संसद को सौंप देती है। तो यहां पूछा जा रहा है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, सदैव लोकसभा में प्रस्तुत। तो आपसे धन विधेयक की बात की जा रही है, तो धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो लोकसभा इसका
सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता, यदि कभी भी कोई सरकार बजट पारित नहीं करा पाए तो उसे अविश्वास के पारित होना बराबर मान लिया जाता है और प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र दे देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो ध्यान रखिएगा, संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य यानी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा और के इलेक्शन में भाग नहीं लेते, वे केवल लोकसभा के इलेक्शन में भाग लेंगे। भाई लोकसभा के इलेक्शन में तो सभी भाग लेते हैं ना, जबकि राज्य विधानमंडल के संसद के निम्न, अच्छा संसद लिखा हुआ, संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी राज्यसभा के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। राज्यसभा के इलेक्शन में कौन आता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, ये भी गलत हो जाएगा, ये विधान परिषद की बात कर रहा है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, निम्न सदन यानी कि विधानसभा, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यह उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी मालूम है और आपने मेरी उपराष्ट्रपति सीरीज देखी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक आ रहा है, क्लिक करके उसे देख लीजिए। जो उपराष्ट्रपति सीरीज है उसमें मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति को बतौर उपराष्ट्रपति किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाता। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर वेतन प्राप्त करता है और यदि वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कर्तव्यों को निभाएगा, ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा। यानी उपराष्ट्रपति के तौर पे कोई वेतन नहीं मिलता, और जब कोई वेतन ही नहीं मिलता तो भारत की संचित निधि पर भी भारित नहीं होगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है या सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है? तो संसद का जो सचिवालय होता है वह सदैव सरकार से स्वतंत्र होता है, उस पर सरकार का कोई जोर नहीं होता, वह सीधे संसद के अधीन होता है। तो सरकार से पूर्णतः वह स्वतंत्र होता है। शून्यकाल संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश की देन है? प्रश्नकाल के बाद अगला 1 घंटा जब महत्वपूर्ण मामलों पर विचार चलता है उसे शून्यकाल कहते हैं, और शून्यकाल भारत की ही देन है। यह भारत में ही सर्वप्रथम यह परंपरा प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के संसद से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। हालांकि संसद में और भी बहुत से प्रश्न बनते हैं, हम दोबारा कभी किसी एग्जाम से पहले किसी सीरीज में किसी वीडियो में उन प्रश्नों को भी कवर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे आपके एग्जाम तक, इस बात का वादा आपसे अथर्व एजुकेटर करता है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।